फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VDS पाठशाला पर। दोस्तों इससे पहले हमारी 3 वीडियो हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमारी आज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर की 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आप कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। पहले पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। आज इस चैप्टर का खुलासा कर देंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों हुआ क्या था कि चैप्टर थोड़ा बच गया था, फिर मैंने सोचा कि एक और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाता हूँ जिससे चैप्टर हमारा खत्म हो सके। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ और हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। अभी स्टार्टिंग ही की है, 4th वीडियो है आज। हमने कल दोस्तों कहाँ तक पढ़ लिया था, आप बता सकते हो पिछली वीडियो में? हाँ दोस्तों, हमने अपचयन पढ़ा था। अपचयन दोस्तों हमने अपचयन पढ़ लिया था, है ना। जो अपचयन हमने पढ़ लिया था, इस अपचयन में क्या था दोस्तों, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी दोस्तों। वृद्धि का साइन होता है और ऑक्सीजन निकल रही थी, है ना। मैंने इसके कुछ एग्जांपल भी दिए थे आप लोगों को कि हाँ भी इस तरीके से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और इस तरीके से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों मैंने इसके एग्जांपल भी दिए थे कुछ। तो आज हम जो अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह होने वाला है, लेकिन इसका अपोजिट इस तरीके से बता देता हूं। देखो आज का टॉपिक हमारा उपचयन, अभिक्रिया। ठीक है। दूसरी इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन बाहर निकलता है। दोस्तों लेकिन इससे पिछली बार जो हमने अपचयन पढ़ाई थी, अपचयन में क्या बताया था मैंने? उसमें बताया था कि हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल याद करने से सही लिखा है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कार्बन है, एग्जांपल नंबर 1। इसके प्रॉपर नोट्स, बिल्कुल हाथ के लिखे हुए नोट्स, बिल्कुल प्रॉपर जिसे बोलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। उसका नाम VDS पाठशाला, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और फिर आप बिल्कुल अच्छे से बैठकर नोट्स बना सकते हो। जैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो दोस्तों ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, देखो दोस्तों कार्बन यहाँ पर क्या है? अकेला। कार्बन क्या है यहाँ पर? अकेला। लेकिन इसमें क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। लेकिन सर ऑक्सीजन की वृद्धि हो कहां पर रही है? आपने क्या पागल बना दिया? नहीं दोस्तों, सुनो देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पर अकेला है, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ गए। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ गए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। हो गई ना ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ पर तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। देखो दोस्तों बैलेंस कर देते हैं इसको। ये कॉपर है, अकेला है यहाँ पर, कॉपर अकेला है यहाँ पर, कॉपर अकेला है, ठीक है। जैसे ही इसको ट्रीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है दोस्तों ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो सर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि कहां पर हुई? कहां हुई इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि? अभी देख लेते हैं कहां पर हुई। यहां पर कॉपर क्या है? अकेला, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि।
यही ऑक्सीजन की वृद्धि, है ना। सर अब ये बताते हैं हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलता है, ये बता दे, ठीक है देख लो। एग्जांपल 3, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड हमारा कोई यौगिक है, कंपाउंड है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस के साथ इसको ट्रीट कराया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ में ट्रीट कराया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये कॉपर सिंगल रह जाएगा और हमारा हाइड्रोजन चलो लेके ठीक है दोस्तों। कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या था, कोई भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहा था तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहा था तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी दोस्तों। इसमें क्या था, जैसे ही ऑक्साइड वाले कंपाउंड को हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट कराया तो दोस्तों क्या हुआ कि कॉपर तो हो गया अकेला, लेकिन हाइड्रोजन को भी बाहर निकलने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो ऐसा रास्ता चाहिए कि वो बाहर निकल सके। तो रास्ता वो ऑक्सीजन है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ये जल बनाता है और जल बाहर निकल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसने ऑक्सीजन को लेके ये हो गया फरार, तो हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप टॉपिक, ये चीज क्लियर समझ में आई, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया दोस्तों। ये जो लिखा है इसका कहने का मतलब ये है, उसमें से अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं दोस्तों इसको एक बार, in this type of reaction evolution of heat why the दोस्तों। ये लिखने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ, दोस्तों एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं, इवोल्यूशन ऑफ हीट by the दिख रहा है दोस्तों, दोबारा लिखने की जरूरत है इसको, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द इवोल्यूशन ऑफ हीट बाय द विद द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है दोस्तों। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देख लेते हैं।
जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दोस्तों जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है। जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो प्यारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन इसके साथ हीट बाहर निकलती है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन इसके साथ हीट बाहर निकलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। दोस्तों जो है नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों इसमें आप एक शब्द पकड़ लीजिए, ऊष्मा मतलब हीट, शोषी का मतलब अब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब, ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट, शोषी मतलब एब्सॉर्ब। ठीक है, जो हीट को एब्सॉर्ब करे, जो हीट को एब्सॉर्ब करे, इसका मतलब जिसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में हीट का अवशोषण होता है। होता है इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, लेकिन इससे पहले वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा था? इससे पहले वाली अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही थी, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया जाता है NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड के साथ, ये बनता है BaCl2 प्लस NH4Cl। ठीक है, तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ट्रीट करने मतलब गर्म किया जाता है। जो ट्रायंगल है ना, मैं दोबारा सही से दिखा देता हूँ आपको। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हीट को दर्शाता है। ये ट्रायंगल हीट को रिप्रेजेंट करता है हीट को ट्रायंगल। ठीक है, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो बनता है बेरियम क्लोराइड प्लस NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ दोस्तों, इस परिभाषा को इंग्लिश में लिख देता हूँ। डेफिनेशन in this type of
दोस्तों क्या देख रहे थे हम, देख रहे थे इसकी डेफिनेशन। उससे क्रिटिकली माफी चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको 1 मिनट का वेट करना पड़ा। दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख रहे थे हम इंग्लिश में। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन heat is एब्जॉर्ब, ठीक है। दोस्तों ये बताया था मैंने कि इस टाइप की रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हमने एक रिएक्शन भी देख ली और ये रिएक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाती है कभी कभी, है ना। इसको आपको गायब करके क्वेश्चन मार्क दे देगा, कंप्लीट कीजिए, ये सारा प्रोडक्ट और ये एक रिएक्टेंट दे देगा, है ना। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है संचारण। संचारण दोस्तों, संचारण को लिखने से पहले आपको समझा देता हूँ। संचारण को लिखने से पहले आपको समझा देता हूँ। किसी भी धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना, किसी भी धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना संचारण कहलाता है। किसी भी धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना संचारण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। लिखता हूं, किसी भी धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना, in the presence of oxygen, ठीक है दोस्तों। ये लिखा है किसी भी धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनी मेटल बिकम कोलिजन या रस्टिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो एग्जांपल है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका एग्जांपल है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, पहले दोस्तों देख लेते हैं लोहे पर जंग लगना कैसे। आप लोगों ने देखा होगा लोहे पर जंग लगता हुआ, वो जो लोहा ग्राउंड कलर का हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वही तो होता है लोहे पर जंग, है ना। लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगने को किस तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन तथा पानी
की उपस्थिति के कारण लोहे का खराब हो जाना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है लोहे पर जंग लगना, आपको पता होगा लोहे पर जंग तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। लगता कैसे है, जब ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति, जब ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति किसी चीज की, दो चीजों की, एक ऑक्सीजन दूसरा पानी, जब इन दो चीजों की उपस्थिति मिल जाती है लोहे को तो क्या हो जाता है, लोहे पर जंग। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है दोस्तों, इसके एक रिएक्शन देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। Fe प्लस H2O प्लस P2, ये दोस्तों बनाता है Fe2O3 दोस्तों, ये हो जाती है लोहे पर जंग लगने वाली रिएक्शन। जो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, रिएक्शन सेम टू सेम इसी से रिलेटेड है। कैसे मैंने बताया था कि लोहा है, लोहे पर जंग लगने के लिए मैंने बताया था एक तो चाहिए हमको पानी, दूसरा ऑक्सीजन, ये 3O2 है। ठीक है, ये जो 3 और ये 4 लगाए ना, ये उन्हें बैलेंस करने के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो लोहा यानी कि आयरन यानी कि फेरस जब पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, लोहा जब पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड Fe2O3 और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नमी वाला ये फेरस ऑक्साइड बनाएगा, थोड़ा नमी वाला फेरस ऑक्साइड बनाएगा। ये है जंग का सूत्र, लोहे का जो जंग होता है उसका सूत्र ये है Fe2O3। ठीक है दोस्तों, ये जो X है, X का मतलब है कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले सकते हो बांट करके। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, दोबारा बता दूं, लोहे पर जंग लगने का मतलब है ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में लोहे का खराब हो जाना। आपने जंग लगता तो देखा होगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए एक सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया दे दी मैंने, ये जो आयरन है जो मैंने यहाँ बताया वही तो लिखा है, एक आयरन है, यहाँ जल है और ये ऑक्सीजन है। जब आयरन जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा और थोड़ा सा नमी वाला फेरस ऑक्साइड बनाएगा। कैसा? नमी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नहीं, अभी तो उसके वो है कि संचारण से बचाव के तरीके, संचारण से बचाव के तरीके। तो संचारण से बचाव के 4 इंपोर्टेंट तरीके बताता हूं मैं, 4 इंपोर्टेंट तरीके। ठीक है, अब लिखते हैं संचारण से बचाव के तरीके, संचारण से बचाव के तरीके। मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम पॉइजन। संचारण से बचाव के तरीके। ठीक है दोस्तों, 4 तरीके आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो चारों तरीके हम देख लेते हैं। पहला है पेंटिंग, इसका मतलब रंगाई। दोस्तों उसको कहने का मतलब ये है, जब लोहे को या फिर लोहे की किसी भी चीज को जब पेंट कर देते हो तो आप देखा होगा कि वो जंग लगने से बच जाती है। जब लोहे की किसी भी चीज को पेंट किया जाता है तो दोस्तों जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, इसलिए पेंटिंग इसका पहला हो जाएगा। दूसरा ऑयलिंग, ऑयलिंग इसका मतलब है चिकने पदार्थों द्वारा, चिकने पदार्थों द्वारा। ठीक है, और दो आपके सबसे लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट आते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, इसलिए
पे लिख देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड आता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन की शीट पर, जो आयरन का कोई भी, हमारा आयरन की कोई भी धातु होती है, मतलब चीज होती है, कोई वस्तु होती है, उस पर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। आयरन की किसी वस्तु पर जिंक की लेयर चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। आयरन की किसी वस्तु पर, आयरन की किसी वस्तु पर जिंक की लेयर चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। दोस्तों फोर्थ वाला देख लेते हैं, क्रोमोप्लेटिंग। क्रोमोप्लेटिंग, ठीक है, सेम बिल्कुल इसकी तरह है। यहाँ पर तो आयरन पर क्या चढ़ा रहे थे, जिंक की लेयर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आयरन पर चढ़ेगी क्रोमियम की लेयर। किसकी, क्रोमियम की लेयर। यस, ये वही क्रोमियम है जो हमारी स्टील होती है उसको स्टेनलेस बनाता है। ये हमारी स्टील को स्टेनलेस बनाता है, स्टेनलेस। आपने देखी होगी ना ऐसी वाली स्टील जिसमें चेहरा साफ दिख जाता है, तो क्रोमियम की वजह से होता है, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, क्रोमियम और कार्बन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाते हैं स्टील को चमकाने में। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन की चादर पर या फिर आयरन की वस्तुओं पर जिंक की लेयर चढ़ाना। और क्रोमोप्लेटिंग क्या होता है, क्रोमोप्लेटिंग होता है दोस्तों आयरन की किसी भी धातु पर, वस्तु पर, आयरन की किसी वस्तु पर क्रोमियम की लेयर चढ़ाना। बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों टाइम बहुत है अपने पास, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है दोस्तों विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है, पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। आज का लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को कराने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों विकृत गंधिता, इसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या था कि जो हमारी आयरन की धातु या फिर कोई भी धातु थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संचरण की वजह से संचरण वाले प्रोसेस में खराब हो रही थी। इसमें क्या होगा, जो हमारी खाद्य पदार्थ है, जितने हमारी खाद्य वस्तु है, जितने हमारी खाद्य वस्तु है, खाने वाली चीजें, खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना। ठीक है दोस्तों, संचारण वाले में क्या था कि संचारण में ऑक्सीजन की उपस्थिति खराब हो रही थी, मतलब चीजें जो आप कह सकते हो धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति खराब हो रही थी संचारण में। मैं दोनों में एक बार आपको डिफरेंस बता देता हूं। संचारण में क्या थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु खराब हो रही थी, संचारण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु खराब हो रही थी। लेकिन विकृत गंधिता में क्या होता है, खाद्य वस्तु यानी जो खाने वाली चीजें होती हैं वे खराब होती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसका एक जीता जागता एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कभी चिप्स या फिर कुरकुरे खाए हैं तो आपने देखा होगा उसके पैकेट में गैस लगी हुई आती है ना, तो वो इनर्ट गैस होती है यानी अकेली गैस, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को उसके अंदर भरा इसलिए जाता है ताकि जो हमारी उसके अंदर खाने वाली चीज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए, है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन इजीली रिएक्ट नहीं करती। ठीक है दोस्तों, आपको लगता होगा कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, आपको लगता होगा ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हवा भर के दे रहे हैं हमें,
लेकिन नहीं दोस्तों, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, ताकि आपकी जो खाने वाली चीजें हैं जैसे कि आपके चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, खराब ना हो जाए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। खाद्य वस्तुओं का मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन eating material become eating material become unusable। ठीक है भाई, इसका भी वही मतलब है, इसका वही मतलब है। ऑक्सीजन के कारण जो जो हमारे खाने वाली चीजें होती हैं, ऑक्सीजन के कारण जो हमारी खाने वाली चीजें होती हैं दोस्तों, वो खराब हो जाती हैं। इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी खाने वाली चीजें होती हैं खराब हो जाती हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ईटिंग मटेरियल बिकम अनयूजेबल। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में देख लिया, हिंदी में भी देख लिया। 10 बार, एक बार और बताऊं? ठीक है, 10 बार बता दूंगा मैं। जो हमारी खाने वाली चीजें होती है, खाद्य वस्तु, ऑक्सीजन की वजह से खाद्य वस्तुओं का खराब हो जाना, ठीक है, विकृत ग्रंथिता कहलाता है। ठीक है, रब कर देता हूं। अब देखते हैं विकृत ग्रंथिता से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं, है ना, इस प्रोसेस से बचने के तरीके, है ना। अब देखते हैं इसके बचाव। दोस्तों, उसका पहला बचाव हो जाएगा खाद्य वस्तु को फ्रिज में रखकर, ठीक है। फ्रिज में रखने से क्या हो जाता है दोस्तों, जो हमारी खाने वाली चीज होती है उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो फ्रिज में खराब तो हो जाती है, फ्रिज में भी, लेकिन जल्दी से खराब नहीं होती। तो इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, हीटिंग मटेरियल तरीका हो जाएगा अक्रिय गैसों, अक्रिय गैसों का उपयोग करके बाय यूज ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है दोस्तों, पहले बता दें खाद्य वस्तु को फ्रिज में रखकर उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जितनी मेरी अक्रिय गैस होती है, जैसे कि मेरी अक्रिय गैस होगी नाइट्रोजन, आर्गन, है ना, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ नाइट्रोजन और आर्गन याद रखना है, नाइट्रोजन और आर्गन। आपको 2 गैस याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर ये 2 गैस ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये 2 गैस अक्रिय होती है। मैंने बताया था ना भी, चिप्स वाला एग्जांपल देखें कि नाइट्रोजन भरी जाती है कुरकुरे के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में। क्यों? ताकि ऑक्सीडेशन, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है उसको रोक सके। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को रोक सके। ठीक है, तो अक्रिय गैसों का यूज करके रोक सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो होता है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड करके, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके। एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके। सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इनको बता दीजिए बस। बच्चे, ये ऐसी चीजें होती हैं जो ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया होती है उसको रोकते हैं, यानी कि किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन ये नहीं होने देते। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाने की चीजें भी खराब नहीं होंगी, ठीक है, यानी कि जो आपके चिक्स है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। समझ में आया दोस्तों? आज इस क्लास को ये खत्म करते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट एग्जांपल था। तो दोस्तों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर जो पिछले पेपर्स में पूछे गए, पिछले एग्जाम से पूछे गए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे विद नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे वीडीएस पाठशाला पर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।